जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर के स्वामी आपको आज वास्तु एवं ज्योतिष के सिद्धांत एवं नियमों के दूसरे पार्ट पर अपना विचार, अपनी सलाह और अपने दिशा निर्देश की जानकारी दूंगा। एक बात आप अच्छे से जान ले कि मार्केट में वास्तु एवं ज्योतिष विषय पर दुनिया भर का साहित्य मौजूद है। एक सामान्य व्यक्ति, एक युवा दंपत्ति और एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो तमाम या उनमें से कुछ साहित्य क्रय करके, परचेज करके उनको पढ़ना, उनको समझना और उनके अनुसार निर्णय लेना ना केवल मुश्किल और एक अव्यावहारिक भी लगता है। और यही कारण है कि किसी न किसी वास्तु या ज्योतिष सलाहकार की जरूरत महसूस होती है, जो कि हमें टू द पॉइंट ऐसी बात बता दे, ऐसे सिद्धांत एवं नियम बता दे कि हम सरलता से समझ सके और उन पर अमल कर सके। यहां मैं आपको बता दूं, आज मार्केट में जो लैंड एंड बिल्डिंग्स की रेट्स चल रही है, मेट्रो सिटीज में ये स्क्वायर फीट में मिडिल सिटीज में, छोटे गांवों में स्क्वायर यार्ड्स में और बिग सिटीज में ये स्क्वायर मीटर में दी हुई होती है। और ये कीमतें ऐसी होती है कि सुनने में स्क्वायर फीट हमें 200 रुपए स्क्वायर फीट, मान लो किसी ने बताया कि जमीन है, एक आम आदमी ये नहीं समझ पाता है कि ये जो स्क्वायर फीट है और स्क्वायर गज है, और मैं जितनी जगह मुझे चाहिए मेरे आवास के लिए, मेरे होम के लिए, मेरे गृह के लिए, मेरे घर के लिए, वो कितने वर्ग फुट या कितने वर्ग गज में मेरा काम हो जाएगा और कितना पेमेंट मुझे करना पड़ेगा। यदि 200 रुपए स्क्वायर फीट है, 9 से मल्टीप्लाई करने पर 1800 रुपए वर्ग गज हो गई। और 100 वर्ग गज का यदि आप एक प्लॉट खरीदते हैं तो 1800 के आगे 2 बिंदियों लगा दे, 4 बिंदी, यानी कि 1,80,000 रुपए हो गए। एक जो लोअर पेमेंट प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए 1,80,000 रुपए बहुत मायने रखता है। हाईली पेड पर्सन्स यही चीज 18 लाख में, 1,80,00,000 में हो सकता है कि कोई मुनासिब जगह लेते हो,
लेकिन आप चाहे 18 रुपए का इन्वेस्टमेंट करें, चाहे 1,80,000 का, 18 लाख का, 1,80,00,000 का इन्वेस्टमेंट करें। भाई आपको एक अधिकार तो है ना कि जब हम एक मटकी को ठोक बजाकर लेते हैं, एक 50-60 रुपए की जो मटकी आती है, तो जो जमीन, जो पीस ऑफ लैंड जिसे हम प्लॉट कहते हैं, भूखंड कहते हैं, भाई क्या ये हम आवश्यकता महसूस नहीं करते कि हम उसके भी मेरिट्स, डिमेरिट्स, शुभ अशुभ यह सब देखें? क्यों? क्योंकि हम जमीन इसलिए खरीद रहे हैं कि हम उस पर घर बनाएंगे, उसमें हम रहेंगे, अपना परिवार रहेगा, हम खुश रहे, स्वस्थ रहे, आनंद से रहे, धन संपत्ति के भंडार, अन्न के भंडार भरे रहे। इसीलिए तो हम जमीन खरीदकर मकान बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा कि जो भूखंड, प्लॉट हम खरीदने जा रहे हैं वह हमारे लिए शुभ होगा या शुभ नहीं होगा? अगर हम इसके ऊपर विचार कर ले, हम सब्जी लेने के लिए जाते हैं, 4 दुकानों पर घूमकर सब्जी जो फ्रेश होती है, अच्छी होती है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, वैसी हम सब्जी खरीदते। तो भाई किसने कह दिया कि आप बिना सोचे समझे कोई भी भूखंड यानी कि प्लॉट आप खरीद लें? क्या यहां हमें सोचने की जरूरत नहीं है? बहुत जरूरत है, सख्त जरूरत है। गलत इन्वेस्टमेंट हो सकता है पैसा, लेकिन फिर भी कमाया जा सकता है। फिर मैं आपको बताता हूं, पैसा फिर भी कमाया जा सकता है, लेकिन बाजार में सुख, स्वास्थ्य, आनंद नहीं मिलता। आप 8 घंटे की जगह 16 घंटे काम करके, खूब मेहनत करके खूब पैसा कमा सकते हैं, लेकिन 16 घंटे क्या, आप 24 के 24 घंटे बिजी रहकर भी सुख, स्वास्थ्य और आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। कब तक? जब तक कि आप जहां रह रहे हैं वहां शाम को जब आप अपने काम से लौटे तो आपको ऐसा लगे, हाँ यार अब आनंद आ गया यार, अब मैं सारा पूर्ण तरह से रिलैक्स हो रहा हूं। ये बात अलग होती है। तो आज हम आपको भूखंड खरीदने के पहले क्या ध्यान रखना चाहिए, या ऑलरेडी आपके पास में भूखंड है तो क्या उस पर मुझे यानी कि आपको भवन, बिल्डिंग बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? ये बात आप बाजार में या कहीं पर भी जहां वास्तु सलाहकार होते हैं आप जाएंगे, आपको कहेंगे हाँ भाई, हाँ हाँ दिखाना, कॉलोनी में दिखाना, हाँ ठीक है, ये ऐसा है, गोमुखी है, नागमुखी, अच्छा ठीक है, ये गोमुखी वाला ले लो। और आपसे कहते लाइए 1100 रुपए हमारी फीस बन गई, 11,000 रुपए हमारी फीस बन गई। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मैं किसी की काट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि सब अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। आपने हो सकता है कि जैसा क्वेश्चन पुट किया उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली अपना आंसर दे दिया और फिर फुल स्टॉप लगा दिया। रहना किसको है? भवन कौन बनाएगा? सुख, स्वास्थ्य और आनंद किसे चाहिए? भाई मेरे, तो आपको चाहिए। आप सबसे सलाह लीजिए, लेकिन कुछ जो सामान्य रूल्स है, सामान्य जनरल प्रिंसिपल्स है, शुभ अशुभ है, अरे भाई किसने मना किया कि आप उनको अनदेखा करके और चाहे जैसे अपना जमीन खरीद ले, जमीन पर मकान बना ले। आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूं
ये मेरा वीडियो पार्ट सेकंड है। वास्तु के संबंध में मुख्य रूप से जिस जमीन पर, जिस भूमि पर, जिस भूखंड पर हम भवन बनाएंगे, अपना हाउस बनाएंगे, फिर हम रहेंगे तो वो होम बन जाएगा। तो वो जमीन कैसी हो, कैसी होनी चाहिए, ये चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। डिस्कस तो एक तरफा ही है, डिस्कस तो तब होता है कि जब आप मेरे सामने और मैं आपके सामने दोनों रूबरू हो। लेकिन ये तय बात है, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, आप मेरे सामने बैठे हुए और आप का क्वेश्चन उसी का मैं जवाब दे रहा हूं इतने सरल तरीके से कि चाहे आप पढ़े लिखे हैं, चाहे कम पढ़े लिखे हैं, आप स्त्री है कि पुरुष है, आप युवा है कि आप बुजुर्ग है, आप आराम से उसे समझेंगे। बस अपन ये स्टार्ट करें। एक निवेदन है मेरा कि एक तो वीडियो आप शुरू से अंत तक देखें। क्यों? कौन सी बात है, कौन सा बिंदु है जो कि क्या मालूम कहां ज्यादा महत्वपूर्ण हो। अब आपने तो 2 मिनट देखा, ऑफ कर दिया। मैं समझता हूं कि इससे तो ना देखो तो ज्यादा बढ़िया। और जब देखना ही हमने शुरू कर दिया है तो भैया आप मत मानना यार, हमारी बात मत मानना। किसने कहा कि हमारी बात मानो? आप 10 जगह लिटरेचर देखिए, आप नेमिचंद शास्त्री की किताब देखिए, आप वराहा मिहिर को देखिए, आप वास्तु पर विश्वकर्मा जी की तरफ से लिखी हुई जो किताब है, आप उस ग्रंथ को देखिए। आप गीता प्रेस गोरखपुर से भी कई एनुअल ग्रंथ निकलते हैं, आप उनमें से देखिए कि किसी के अंदर ग्रह निर्माण के संबंध में कुछ बात कही गई है। आप ये देखिए, भगवान कृष्ण ने द्वारकापुरी बसाई और विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, तो विश्वकर्मा जी ने तो कुछ पूछा ही नहीं था और उन्होंने द्वारकापुरी बसा दी थी। आपकी जो इच्छा हो, जैसा साहित्य आपके पास में हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी में जैसा भी हो, आप जरूर देखिए, आप जरूर सुनिए, आप जरूर पढ़िए, आप उसके ऊपर खूब अमल कीजिए। लेकिन मेरा आपसे यही निवेदन है कि पूरा वीडियो देखिए, आप उसे सब्सक्राइब करें। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन दबाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। आप इसे लाइक भी करें और अगर अच्छा लगे, आपके भाई, मित्र और कोई संबंधी अगर हो, आप उन्हें शेयर कीजिए। खैर, आपकी जैसी इच्छा है। मेरा जो निवेदन था वो मैंने आपको बताया। तो आज हम यहां पर कुछ मैंने लिखा हुआ है कि वास्तु एवं ज्योतिष पार्ट सेकंड, वास्तु में सबसे पहले आपको दिशाओं का नॉलेज होना चाहिए। बड़े दुख की बात है, युवा वर्ग एमए हो जाते हैं, एमकॉम, एमएससी हो जाते हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, डिप्लोमा डिग्री ले लेते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, अच्छी अच्छी तनख्वाहें प्राप्त करते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है डायरेक्शंस के बारे में तो हंसकर टाल देते हैं। इट इज नॉट गुड, ये कोई अच्छा नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि हमेशा नॉर्थ ऊपर की तरफ रहता है, उत्तर, और इसके दाहिनी ओर पूरब होता है। उत्तर के ठीक ऑपोजिट साइड में दक्षिण होता है और पूरब के ठीक ऑपोजिट साइड में पश्चिम होता है। आपने कहा सर ये तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम तो हमें तीसरी क्लास में बता दिया था। भाई मैंने कब कहा कि आपको नहीं, आपने नहीं।
आपको नहीं बताया था, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं, शायद हो सकता है कि इस वक्त अपनी जानकारी में ना हो। हम किसी भी घर में जाते हैं पहले ये पूछते हैं कि अरे भाई यहां सूरज कहां उगता है, किस साइड में उगता है, किस साइड में छिपता है, और ये मालूम होने के बावजूद भी हम उत्तर और दक्षिण को डिसाइड नहीं कर पाते। लेकिन जमीन के लिए ना केवल उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम की ही जरूरत है, बल्कि हम आपको एक अच्छा सा तरीका बताते हैं। सपोज करो कि आपका एक ये प्लॉट है, भूमि का टुकड़ा है, ये आपका एक भूमि का टुकड़ा है। आप क्या करें, इसके वर्टिकली 3 टुकड़े कर लें, और हॉरिजॉन्टली भी आप इसको 3 भागों में बांट दें। तो हम इसे कहते हैं कि 3/3 की जो टेबल है वो हमारी बन गई। जिस तरह से ये हमने दिया है, यहां हम लिखेंगे उत्तर, यहां लिखेंगे हम दक्षिण, यहां लिखेंगे पूरब, और यहां लिखेंगे पश्चिम। लेकिन ये तो केवल कितने सेल्स भरे, केवल 4, बाकी का क्या है? ये उत्तर पूर्व, ईशान कोण, दक्षिण पूर्व, यह है आग्नेय, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य, और पश्चिम उत्तर वायव्य। देखिए, पहले हमने 4 दिशाओं का हवाला दिया था, अब ये कितनी दिशाएं हो गई? अब ये हो गई 8। इसको फिर आप देखिएगा, इसको हमने ऐसे बांटा, तो ये उत्तर ईशान हो गया। इसको हमने फिर यहां बांटा, हमने इसको यहां नीचे वाला कोष्ठ है, इसका कोष्ठ का आधा भाग है, ये पूरब ईशान हो गया। ये सब चीज आपके भवन निर्माण के समय काम आती है, इसलिए बहुत ध्यान से और गौर से समझना है इसे। फिर हमने ये किया, यह हो गया हमारा पूरब आग्नेय, और ये दक्षिण आग्नेय, यह हो गया अपना दक्षिण नैऋत्य, यह हो गया पश्चिम नैऋत्य, यह हो गया पश्चिम वायव्य, और यह हो गया उत्तर वायव्य। अब आप देखिए चित्र बन चुका है अपना, इसका बार बार अभ्यास कीजिए, आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इट्स माई, ये मेरा स्टेटमेंट है आपके लिए कि आपको किसी से कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप केवल मौन रहकर सामने वाले की बातें सुनिए कि वो कितना सच और कितना सच नहीं बोल रहा है। फिर अब आपके दिमाग में आया, ये क्या है? एक कोष्ठ तो हमने छोड़ दिया, ये ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म स्थान। तो इस तरह से हमें सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। क्यों? कि जो भी हम जमीन खरीदेंगे उसके दाएं बाएं आजू बाजू जो भी हो वो क्या है, कौन सी डायरेक्शन में क्या है, कौन सी डायरेक्शन में क्या है। क्योंकि एक डायरेक्शन तो आपका कम से कम आम रास्ता हो गई, कॉर्नर प्लॉट है तो 2 भी हो सकते हैं, और अगर मान लो चारों तरफ से ही रोड है तो चारों तरफ से रोड हो सकता है। तो हमें यह चीज देखनी है
कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के अकॉर्डिंगली हमारा जो भूखंड है इस तरीके से कैसे बटा, इसको आप बांट ले। अब यहां पर एक चीज की मैं जानकारी दे देता हूं, और वो ये है कि मान लो कि ये 42 फुट है, टोटल लेंथ जो है ये 42 फुट है, और ये सपोज करो कि 54 फीट है, सपोज करो कि ये 54 फीट है, तो ईशान कोण इसके अंदर 3 का भाग दे, 42 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 14 फीट, ये ईशान कोण होगा आपका इस साइड। और इस साइड के अंदर जो वायव्य होगा वो होगा 42 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 14 फुट। और ऐसे ही जो केवल उत्तर है वह भी 14 फीट। अगर यही रूल यहां लगाते हैं तो यह चीज आ जाती है अपनी 18 फीट, 18 54, ये फिर 18 फीट आ गई, और ये भी 18 फीट। ये चीज हमें जरूर ध्यान रखना है। तो ऐसे प्लॉट में केवल उत्तर 14 फीट है, केवल ईशान इस साइड में ये 14 फीट है, केवल वायव्य उत्तर दिशा के अंदर 14 फीट। दक्षिण में जस्ट अगर इक्वल साइड्स है तो वो की वो ही मेजरमेंट्स रहेंगे। अब यहां हमने देखा पूर्व पश्चिम वाला तो 54 फीट है, तो 18 फीट वायव्य हो गया, ये 18 फीट पूरब हो गया केवल, और 18 फीट जो नेतृत्व का पश्चिम भाग है वो, और ये का ये पलट कर इधर आ जाएगा। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। कोई कह दे ये उत्तर 42 फीट है, नो, वैसे उत्तर 42 फीट है, हमने बताया कि उत्तर ऊपर, लेकिन जब हम भवन का निर्माण करेंगे तो हम उत्तर साइड को भी 3 भागों में बांट रहे हैं, पूरब को भी 3 भागों में, पश्चिम को भी 3 भागों में, और दक्षिण को भी 3 भागों में। क्यों? लॉजिक है, हर चीज के पीछे लॉजिक है। हर दिशा का मालिक अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ईशान कोण का मालिक बृहस्पति, आग्नेय कोण का मालिक कौन है? शुक्र। नैऋत्य कोण का मालिक कौन है? राहु। और इसी प्रकार हर दिशा के स्वामी मालिक अलग अलग होते हैं। और यही वजह है कि जब हम शादी ब्याह में और गृह प्रवेश पर हवन इत्यादि कराते हैं तो वहां ना केवल हवन होता है बल्कि षोडश मातृकाएं भी होती है, नवग्रह पूजा भी होती है। जब नवग्रह पूजा की जाती है तो हमसे आहुति अलग अलग कोने के अंदर अलग अलग तरीके से और भोग आदि जो भी पूजा कर्म है वो करवाए जाते हैं, और पर्टिकुलर जो उस दिशा का मालिक होता है उनके नाम से ही करवाए जाते हैं। इसलिए हम अगर वास्तु को मानते हैं तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब अपन आगे चलते हैं कि भूमि का आकार यह कैसा हो। तो भूमि का आकार जो है वह केवल मैं 3 ही बात बताऊंगा। एक आयताकार, दूसरा वर्गाकार, और तीसरा होता है वृत्ताकार। अन्य कई प्रकार होते हैं। स्नेह में आगे बढ़ रहा हूं। ये श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, ये सर्वश्रेष्ठ और ये भी सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन मैं आपको इसके सलाह कम दूंगा। वृत्ताकार के अंदर भवन निर्माण में बहुत नहीं बल्कि बहुत अधिक सावधानी हमें रखनी होती है। थोड़ी सी चूक होने पर
ना मालूम क्या हो सकता, मैं कह नहीं सकता। आयताकार वह भूमि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आपने रेक्टेंगल पढ़ा होगा कभी स्कूल लेवल पर, तो हमारे सर ने बताया होगा कि वह आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। मान लो जैसे मैं ये आयताकार ले रहा हूं, यहां पर, और ये मैंने इस तरीके से लिया। ये पहला उदाहरण है जिसमें ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। एक उदाहरण में लेता हूं इस तरीके का। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। ये मेरा सेकंड नंबर का उदाहरण। सपोज करो कि ये 50 फीट है और ये 25 फीट है, तो आमने सामने की ये भी 25 फीट और ये 50 फीट। आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि यह है आयताकार। यह चीज हम ऐसे लिखते हैं, ये 50 फीट है, ये 25 फीट है, ये 50 फीट है और ये 25 फीट है। ये भी आयताकार है। यहां आप कहेंगे सर ये आयताकार है, तो आपको यहां हमें बताने की आवश्यकता क्या पड़ रही थी? जरूरी है। इसमें आप देखेंगे कि ये साइड जो है ना पूरब से पश्चिम वाली, ये साइड 50 फुट है, जो कि उत्तर से दक्षिण वाली से कम है। इसलिए हम ये कहेंगे कि यह सूर्य भेदी है। यह प्लॉट कैसा है? सूर्य भेदी। और इसमें हम देख रहे हैं कि उत्तर दक्षिण जो है वह साइड ज्यादा बड़ी है, गहराई अच्छी है, और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 50 फुट है, जबकि पूरब पश्चिम केवल यह 25 फुट है। इसे हम कहते हैं कि यह प्लॉट चंद्रभेदी है। भाई फिर वही प्रश्न कि सर ये सूर्य भेदी और चंद्र भेदी में हमें क्या फर्क पड़ता है? इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे यदि, तो मेरा यह सुझाव है कि प्लॉट चंद्र भेदी होना चाहिए। अगर आपके पास में ऑप्शन है, आपको यही ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए, चंद्र भेदी। सेकंड नंबर पर ऑप्शन सूर्य भेदी का आता है। फिर हुआ कि भाई ये हुआ वर्गाकार क्या होता है, तो स्कूल लेवल पर आपको बताया होगा कि एक ऐसा आकार, शेप जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, उसे हम वर्ग और वर्गाकार कहते हैं। जैसे ये 50 फुट, ये 50 फुट, ये 50 फुट और ये भी 50 फुट। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों भुजाएं बराबर है। यह आकृति हो गई वर्गाकार। मैंने आपको जैसा कहा, अगर आपको ऑप्शन मिलता है, मैं फिर आपको यही कहूंगा कि आयताकार में यह ऑप्शन स्वीकार करना चाहिए। वर्गाकार श्रेष्ठ है, वृत्ताकार भी श्रेष्ठ है, लेकिन वृत्ताकार जो है उसको अवॉइड करना चाहिए।
फिर हम लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, भूमि का ऊंचा नीचा होना। अब आप ये कहोगे कि भूमि का ऊंचा नीचा होने का मतलब क्या होता है? आप देखिए, छत के ऊपर हम जाते हैं और हमने पानी ढोला तो वो एक डायरेक्शन में जाने लग जाता है। हो सकता है कि वो डायरेक्शन पूरब हो सकता है उत्तर हो सकता है दक्षिण हो सकता है पश्चिम हो। इसका मतलब ढलान है उधर, तो ढलान है तो जिधर पानी जा रहा है वहां की जो छत का लेवल है वो थोड़ा नीचा है, और जिधर से पानी जा रहा है वह ऊंचा है। इसे ऊंचा नीचा बोलते हैं। ऐसे ही जमीन पर भी होता है। आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं और पानी का बहाव सामने से और अपनी तरफ आ रहा है, इसका मतलब सामने ऊंचाई है और अपनी तरफ जहां आ रहा है वहां ढलान है, यानी कि नीचा स्तर। जब जमीन के टुकड़े के भूखंड के 4 भाग है, 4 दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और 4 कोण हैं, ईशान आग्नेय नैऋत्य और वायव्य। तो भाई क्यों नहीं, ऐसा क्या हो नहीं सकता क्या कि कोई एक भाग ऊंचा हो और कोई दूसरा भाग नीचा हो, पानी का ढलान एक तरफ कहीं दूसरी तरफ जा रहा हो। तो यहां आपको यह चीज को ध्यान में रखना है कि उत्तर पूरब और आग्नेय कोण ईशान कोण ये ऊंचे नहीं होने चाहिए। वापस बोल रहा हूं, उत्तर पूरब आग्नेय और ईशान कोण ऊंचे नहीं होने चाहिए, अन्यथा वह भूमि आपके लिए, वह भूखंड आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। हो सकता है कि बनते बनते भी आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करे। और कई बार आप सुनते भी होंगे, अरे यार क्या करूं, 1.5 साल से और ये मकान पड़ा हुआ है, आरसीसी भी हो गई लेकिन बाकी का काम नहीं हुआ, कुछ पैसे की तंगी आ गई, कुछ दूसरी दुर्घटना हो गई। तो ये जो होता है उसके पीछे एक कारण यह भी रहता है। तो हमारा उत्तर पूर्व आग्नेय और ईशान ये नीचे होने चाहिए, ना कि ऊंचे होने चाहिए। बट नेचुरल उसका उल्टा लेंगे तो वो तमाम दिशाएं ऊंची होंगी। फिर हम लेते हैं कि जब भूखंड हम देखने जाते हैं तो कुछ भूखंड ऐसे होते हैं, जैसे मान लो ये भूखंड है, ये रोड है, बाकी ये दूसरे सब प्लॉट्स है। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। इसमें हमने देखा कि ये 35 फुट है, ये 50 फुट है, और इनकी लेंथ भी अलग अलग हो सकती है। ये ऐसा प्लॉट जो रोड साइड में, जहां हम प्लॉट में अंदर घुसते हैं, ये गोमुखी कहलाता है, जो कि रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है गोमुखी। कई बार क्या होता है कि हम रेक्टेंगल या स्क्वायर में खरीदते हैं प्लॉट, लेकिन जब मिस्त्री काम कर रहा होता है तो उसको कहते हैं यार थोड़ा सा आधा इंची जो है इसको गोमुखी बना देना भैया, आगे से जहां से हमारी एंट्री है ना वहां उसको गोमुखी बना देना। तो वो अपने कंस्ट्रक्शन में इस तरीके से काम करता है कि आगे से जब निर्मित जो कंस्ट्रक्टेड वर्क है उसका मेजरमेंट लेते हैं तो आगे का कम और पीछे का आधा इंच 1 इंच ज्यादा हो जाता है, तो वो कह देता है भैया आपका ये जो हमने मकान है वो गोमुखी बना दिया है। और अगर इसके एकदम उल्टे ले हम, अगर हम उल्टे ले, ये रोड है,
ये उत्तर है, बाकी पूरा पश्चिम हो गया। तो यहां पर मेन एंट्री, आपकी मेन एंट्री है। तो यहां हमने देखा कि इस तरीके से भुज पर ऐसे भुजा हो रही है उसमें। तो ये जो ऐसे भुजा हो रही है जिसमें अंदर जैसे शेर का मुंह होता है, शेर का मुंह होता है, खुला मुंह, तो हम उसे कहते हैं नाहरमुखी। ये केवल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अच्छा माना जाता है। ये नाहर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए, आप व्यापार चला लेंगे, आप फैक्ट्री डालेंगे, आप कोई कंपनी डालते हैं, तो व्यापार के उद्देश्य के लिए यह अच्छा माना जाता है। 5वें नंबर का बिंदु आज का हमारा है उत्तर ईशान या पूरब ईशान या उत्तर पूर्व कोण का बढ़ा होना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि या तो हमारा ये जो उत्तर ईशान है, ये कोण इधर बढ़ा हुआ है, या पूरब ईशान है, ये कोण हमारा इधर बढ़ा हुआ है, या बाद में यहां से ऐसे लेते हैं, ये ऐसे लेते हैं। तो उत्तर और पूर्व ईशान दोनों मान लो बढ़े हुए हैं। तो ऐसे केस में ये ऐसा प्लॉट अगर हमें मिले, या तो उत्तर ईशान का कोण बढ़ा हुआ हो, या पूरब ईशान का कोण बढ़ा हो, या उत्तर पूर्व कोण बढ़ा हुआ हो, अगर हमें कुछ पैसे ज्यादा देना पड़े तो भी दे दीजिए। क्यों? कि ना केवल बेस्ट है बल्कि ये दी बेस्ट होता है। रोड से करोड़ पर हम चले जाते हैं, और जहां बेरोजगारी ने घर कर रखा था हमारे, जहां अस्वस्थ रहते थे हम, रोजगार प्राप्ति, स्वास्थ्य लाभ, दरिद्रता का बाहर जाना, बशर्ते हम उसका वास्तुनुसार निर्माण कराएं। केवल उत्तर ईशान बढ़ा हुआ, पूरब ईशान बढ़ा हुआ या उत्तर पूर्व बढ़ा हुआ ये अगर होता है और हम तो बादशाह बन गए, चाहे जहां चाहे जो बना ले, भाई अपनी ये गलतफहमी आप दूर कर देना। क्यों? क्योंकि केवल जमीन का टुकड़ा अपने आप में ऐसा होने से आपको लाभ कदापि नहीं देगा, बल्कि उसका लाभ आपको लेना है वास्तुनुसार निर्माण कार्य, और उसका उपयोग करके हम उनके संबंध में भी विचार करेंगे, लेकिन अगले वीडियोस के अंदर हम विचार करेंगे। फिर है भूमि परीक्षण। ये देखिए, वैसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। अब भूमि परीक्षण कैसे करें हम, क्या करना होता है इसमें? भाई आप ऐसा करो कि 1 मीटर बाई 1 मीटर का जो जमीन आप लेना चाहते हैं उसमें गड्ढा करवा दे। 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर गहराई। वो जो मिट्टी निकली उसको वापस भर दे। अगर वह गड्ढा खाली रह जाता है, आपको वह भूमि नहीं लेनी चाहिए। लेकिन यदि आपने जो खोदी हुई मिट्टी डाली और वो कुछ ढेरी बनकर ऊपर आ गई, अच्छी मानी जाएगी। एक तो ये परीक्षण। दूसरा परीक्षण है कि 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर गहराई, गड्ढा खोदा हमने, शाम को हमने उसको पानी से लबालब कर दिया। सुबह आए हम और हमने देखा पानी सूख गया और दरारें चल गई उसके अंदर। वो जमीन हमारे लिए अच्छी नहीं है। हम उस पर भवन बनाएंगे, हमारा भवन निर्माण अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन हमने देखा कि नहीं के बराबर उसमें पानी कम हुआ है और पानी भरा हुआ है। इसका मतलब वो जमीन भवन निर्माण के लिए अच्छी है और हम उस पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स
का निर्माण कर सकते हैं और उस बिल्डिंग के अंदर भविष्य में दरारें आने की, क्रैक्स आने के चांसेस नहीं के बराबर रहेंगे। भूमि परीक्षण में आप एक काम और कर सकते हैं। भूमि भी जैसे हम मनुष्य सनातन धर्म के अनुसार ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र 4 वर्णों में बांटे गए हैं, वैसे ही भूमि भी अलग अलग वर्णों में है। सबसे अच्छी भूमि होती है ब्राह्मणी। अब ये ब्राह्मणी भूमि क्या होती है कि आप वहां ऊपर की मिट्टी को हटा दें लगभग 1 फुट के करीब, और फिर उसके बाद में खुदाई कराकर उसको आप देखें। पहले रंग देखें, भूरा भूरा कलर होना चाहिए और उसकी खुशबू सौंधी सौंधी हो, तो आप मान के चलना वो ब्राह्मणी भूमि है। आपकी जेब में कम से कम कितना भी पैसा हो, अगर आपने उस भूमि को खरीदकर उस पर निर्माण कार्य करवाया है, कहां से पैसा आया, कैसे पैसा आया, आपका निर्माण पूरा ही होकर रहेगा और सुख समृद्धि हमेशा आपके घर में निवास करेगी। और उसके एकदम उल्टा हम चलते हैं। हमने मिट्टी ली, शराब की सी दुर्गंध आ रही है, दवाई की सी दुर्गंध आ रही है, हड्डियां निकल रही है, उसमें काली काली है, शाहीपना लिए हुए है, वो शूद्र जाति की होती है। शूद्र वर्ण वाले अगर कोई सुन रहे हो, मेरी इस बात का बुरा ना माने, ये मेरा निवेदन है आपसे। ऐसी भूमि उन्हें भी जो स्वयं शूद्र भी है। शूद्र का मतलब होता है सेवक। शूद्र का मतलब कोई और कुछ नहीं है, शूद्र का मतलब सेवक होता है। तो वो सेवक वाली भूमि हमें नहीं खरीदनी चाहिए और उस पर भवन निर्माण करके अपने परिवार को वहां नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह भूमि अच्छी, उत्तम नहीं मानी जाती। आज हम इस वीडियो में यहां विराम लगाना चाहेंगे। आपको मैं पुनः याद दिला दूं, वीडियो पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और अगर आपके कोई कमेंट्स हो, देखिए मैं फिर आपको बता देता हूं। आप कोई शास्त्री है, आप कोई वास्तुविद या ज्योतिषविद है, देखिए गहराई में जानने से हमें उसका कोई मतलब नहीं है। सैद्धांतिक में वराह मिहिर ने क्या कहा? अगर गुरु वशिष्ठ ने भी कुछ कहा हो, विश्वामित्र ने भी कुछ कहा हो, लंकापति रावण में रावण संहिता में कुछ कहा गया हो, देखिए इसका कोई साहित्य का और छोर नहीं है। हमारा संस्कृत साहित्य अपने आप में एक वैज्ञानिक साहित्य है और परिपूर्ण साहित्य है। ऐसी ऐसी दुर्लभ बातें हमें देखने सुनने को उसमें मिलती है कि आज की परिस्थितियों में हम उन्हें पूरा करने में समर्थ नहीं होते हैं। इसलिए आपसे मेरा यह निवेदन भी है कि आप एक लेमैन, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, यदि आपको अपनी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि एक जनरल प्रॉब्लम है वास्तु से संबंधित, आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें, अपनी क्वेरी दें। इसी के साथ जय श्री कृष्णा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।